हो अगर आप एक दिन ऑफिस में ओवर टाइम करने की वजह से मर जाओ, लेकिन आप जब भी अपना आंखें खोलो आप देखो आप एक दूसरी दुनिया में चले गए हो, जहाँ पर आपको पता चला इस दुनिया में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपके पास तो एक ऐसा चीट स्किल है जो कि किसी के पास भी नहीं है। तो फिर आप अपना चीट स्किल से आखिरकार क्या करने वाले हो? क्या आप इस स्किल से बुरा काम करोगे ना कि सभी का मदद करोगे? कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग को एक ऑफिस वर्कर को दिखाया जाता है और वो ऑफिस पे काम करने के बाद सीधा घर जाकर गेम खेलने लग जाता है। लेकिन नेक्स्ट दिन जब वो अपना ऑफिस के लिए निकल रहा था, अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मार जाता है। और वो जब भी अपना आंखें खोलता है वो एक सामने लेडी को देखता है, जो देखकर वो सोचने लग जाता है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं अभी भी हॉस्पिटल पे हूँ? लेकिन जब भी वो एक उड़ने वाला कुत्ते को देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक मेड आकर एक बच्चे की तारीफ करने लग जाता है। और जब भी वो ऑफिस वर्कर प्लेट में अपना फेस देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो एक बच्चा बन गया था। फिर हम लोग को पता जाता है ये ईयर 200 है, जिस दिन एरिस का जन्म हुआ है लैम्बोर्ग में। नेक्स्ट सीन में 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिस बता रहा होता है उसने इस दुनिया का सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया है और इसके साथ एरिस पढ़ना भी सीख गया है और उसको ये भी पता लग गया था वो अभी अर्थ पे नहीं है। और इसी के साथ ये वर्ल्ड पे मैजिक नाम का भी चीज है। और एरिस एक नोबेल फैमिली में जन्म लिया है और एरिस का परिवार एक छोटे से रीजन को संभालती है। और एरिस के फैमिली के पास एक बड़ा सा कैसल है और इसी के साथ खाना बनाने का कुक और काफी सारा मेड भी है, जो कि एरिस का फैमिली का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। और इसी के साथ एरिस के पास एक एबिलिटी है जो कि किसी के पास भी नहीं है, जिसके बाद एरिस कुछ सोल्जर को देखता है जो कि ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा था, जिस वजह से एरिस भी वहाँ पर पहुंच जाता है। और एरिस को देखकर सभी लोग एरिस को वेलकम करता है। लेकिन तभी एरिस देखता है एक सोल्जर ट्रेनिंग करते हुए एक सोल्जर से हार जाता है, जो देखकर एरिस अपना पास से वो सोल्जर की एबिलिटी चेक करता है, जिस वजह से उसको पता चलता है वो सोल्जर आर्चरी में काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी वजह से एरिस वो सोल्जर के पास जाकर उसको रिक्वेस्ट करता है क्या आप बो का इस्तेमाल कर सकते हो, जो सुनकर वो सोल्जर बताता है मैंने कभी बो का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन एरिस तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था, जिस वजह से वो सोल्जर भी मान जाता है। जब भी वो सोल्जर बो का इस्तेमाल करता है वो पूरा परफेक्टली लगता है और ये देखकर सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये देखकर वो बंदा भी 3-4 बार और ट्राई करता है और बहुत सारा तीर भी परफेक्टली लगता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये सारा कुछ देखकर सभी लोग वो पर्सन का तारीफ करने लग जाता है, जहाँ पर सभी उसको सजेस्ट कर रहा होता है तुमको एक आर्चर बनना चाहिए, क्योंकि ये उसका ओरिजिनल टैलेंट है, जिस वजह से वो बंदा भी खुशी खुशी मान जाता है। और तभी सभी एरिस से पूछने लग जाता है आखिरकार तुमको कैसे पता चला कि ये सोल्जर आर्चर में माहिर है, जो सुनकर एरिस बताता है मैं तो बस ऐसे ही गेस किया था। फिर एरिस मन में सोचने लग जाता है मैं अपनी पावर किसी को भी रिवील नहीं कर सकता, और एरिस अभी बच्चा है जिस वजह से कोई भी उसको बिलीव नहीं करेगा। और इसी के साथ एरिस अपने आप के ऊपर एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट सीन में एरिस अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था, जहाँ पर एरिस का पापा एरिस का तारीफ करने लग जाता है कि कैसे एरिस एक पर्सन का टैलेंट पता लगाया, और इतना तारीफ के वजह से एरिस भी काफी ज्यादा खुश होता है। फिर एरिस बताता है कि उसका फादर कितने ज्यादा काइंड और ऑनेस्ट है और दिखने में वो काफी ज्यादा गुस्से लगते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद एरिस अपना फादर का स्टेटस चेक करता है और एरिस का फादर काफी ज्यादा हाई लेवल का है। फिर एरिस बताता है उसका फादर पहले एक फार्मर थे, लेकिन अपने पावर को बढ़ाते बढ़ाते वो एक नोबेल में बदल गया। फिर एरिस का फादर उसको बताता है कि तुमको अपना टैलेंट भी काफी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि वो एक दिन जाकर इस आइलैंड का लॉर्ड बनने वाला है। और उसके बाद से एरिस अपनी पढ़ाई में काफी ज्यादा मेहनत करने लगा, जहाँ पर उसको पता चलता है यहाँ का एम्पायर काफी ज्यादा करप्टेड है, जिस वजह से लोग उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा रिवॉर्ड करता है। लेकिन बाद में वो रिवॉर्ड सभी से छुपाया जाता है, और ऐसा ही अगर चलता रहा तो वॉर भी हो सकता है, जिस वजह से उसको भी वॉर को रीड करना पड़ेगा। और वॉर का नाम सोचकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर एरिस सोचने लग जाता है क्या मैं सच में लैम्बोर्ग को सेव रख सकता हूँ। जिसके बाद वो अपना भेष बदल के मार्केट में चला जाता है, जिसके बाद एरिस मार्केट में सभी लोगों को टैलेंट देखने लग जाता है, लेकिन एरिस को कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलता। और इतना देर से आंखों को इस्तेमाल करने के वजह से उसका आंखों में दर्द होने लग जाता है। और तभी वो देखता है एक शॉप का मालकिन एक बंदे को बाहर फेंक देता है, और वो बंदे को देख के सभी लोग बुरा भला बोलने लग जाता है, क्योंकि वो एक मालकिन था, जो देखकर एरिस बता रहा होता है कि कैसे ये लोग स्लेव की तरह बाहर से आए होते हैं, जिस वजह से कोई भी उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। लेकिन एरिस सीधा जाकर वो बंदे को एक ब्रेड देता है, जो देखकर वो बंदा पहले तो मना करने लग जाता है, लेकिन बाद में वो खाने लग जाता है। और जब भी एरिस वो बंदे का स्टेटस को चेक करता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा ही टैलेंटेड था। और ये देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाता है कि एक मालकिन को कौन ही मदद कर रहा है। जिसके बाद वो ब्रेड खाने के बाद वो बंदा यहाँ से निकल जाता है, जो देखकर एरिस भी उसका पीछा करने लग जाता है। फिर एरिस उसके पास जाकर कहता है प्लीज मेरे रिटेनर बन जाओ, और ये सुनकर वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद एरिस अपना फैमिली के बारे में बताता है, जो सुनकर वो बंदा एरिस से माफी मांगकर यहाँ से जाने लग जाता है, जो देखकर एरिस सोचने लग जाता है वो इस पर्सन को नहीं जाने दे सकता, क्योंकि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और यहाँ पर वो बंदे को काफी ज्यादा भूख लगा था, जिस वजह से एरिस बोलने लग जाता है तुमको मेरे घर में काफी ज्यादा अच्छा खाना मिलेगा। और खाने का नाम सुनकर वो बंदा भी खुशी खुशी मान जाता है। जिसके बाद एरिस का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिस को तो काफी कुछ खाने के लिए मिल गया था, लेकिन वो बंदे को तो बस एक सूप ही मिला था। और ये देखकर एरिस भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ सभी मेड वो बंदे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और यहाँ पर उसको जो भी मिला है वो खाकर यहाँ से जल्दी से चला जाने के लिए बोलता है। और ये देखकर एरिस उसके बाजू में जाकर उसके साथ खाना शेयर करने लग
जाता है और ये देखकर एरिस का सर्वेंट उसको खाना शेयर करने के लिए मना कर देते हैं और बताता है कि मैं सेम ऑफ अमाउंट का खाना भी उसको दूंगा, जो सुनकर एरिस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और खाना खाने के टाइम वो बंदा अपना स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे वो एक पहले मर्सरेंट था, लेकिन उसका पूरा साथी एक बैटल के दौरान मारा गया और इसी वजह से वो अकेला रह गया और इधर उधर भटकने लगा। जो सुनकर एरिस पूछता है आखिरकार तुमने दूसरे ग्रुप को क्यों नहीं ज्वाइन किया, जो सुनकर वो बंदा बताता है छोटा होने की वजह से मुझे कोई भी हायर नहीं करता था और वो पिछले ग्रुप में भी इसलिए था क्योंकि सभी उसका ख्याल रखते आ रहा था बचपन से। फिर वो बंदा अपना नाम रित्सु बताता है और तभी एरिस का बटलर बताता है तुम्हारा जाने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर एरिस बताता है ये अब से मेरा रिटर्नर है। जो सुनकर वो बटलर शॉक्ड होकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता और इसी वजह से एरिस वो बंदे को लेकर अपने फादर के पास जाता है मनाने के लिए, लेकिन उसका फादर भी उसको मना कर दिया था। फिर एरिस बताता है रित्सु हमारा किंगडम के लिए कितना ज्यादा खास है और ऊपर से रित्सु के पास गॉड ह्यूमन टैलेंट भी है और इसीलिए मैं चाहता हूँ आप रित्सु का टेस्ट लो। जो सुनकर उसका फादर बोलता है ठीक है मैं रित्सु का टेस्ट लूंगा और रित्सु अगर टैलेंटेड होगा तो मैं उसको सोल्जर के रूप में ले लूंगा। और ये सुनकर एरिस भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन बाद में वो दुखी हो जाता है क्योंकि रित्सु के साथ एरिस का फादर ये डुएल करने वाले हैं। और ये सुनकर एरिस भी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि रित्सु से उनके फादर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर एरिस अपने फादर को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एरिस का फादर बताता है कि रित्सु टैलेंटेड है तो उसको अपना टैलेंट दिखाना ही पड़ेगा और मैं रित्सु को थोड़ी बहुत एडवांटेज भी दूंगा। जो सुनकर एरिस भी थोड़ी बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाने लग जाता है। और जाने के दौरान रित्सु एरिस से पूछता है आखिरकार तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो और क्या तुम मेरे को दया दिखा रहे हो। जो सुनकर एरिस मना करते हुए रित्सु से पूछता है अगर तुम मेरा रिटेनर नहीं बनना चाहते तो तुम मेरे को बोल सकते हो, मैं इस चीज को रोक दूंगा। जो सुनकर रित्सु बोलता है ऐसा बात नहीं है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ लेकिन ये मेरे लिए अनअवेलेबल है। जो सुनकर एरिस बोलता है मुझे तुम्हारा जरूरत है और इसी वजह से मैं चाहता हूँ तुम मेरे एडवाइजर बनो। जो सुनकर रित्सु खुश होकर कहता है मैं अपनी बेस्ट दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर टाइमर भी सेट था, अगर ये टाइम के अंदर रित्सु ने एक बार भी एरिस का फादर को हिट कर दिया तो वो इस राउंड पे जीत जाएगा। और यहाँ पर एरिस भी काफी ज्यादा नर्वस था, लेकिन उसे रित्सु के ऊपर पूरा भरोसा था। और जब भी डुएल स्टार्ट होता है एरिस का फादर अचानक से आकर रित्सु के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर रित्सु जैसे तैसे करके वो अटैक को डॉज करता है, लेकिन एरिस का फादर तो लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिस वजह से रित्सु के लिए एरिस का फादर को वार को डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर सभी सोल्जर उन दोनों का डुएल को ध्यान से देखे जा रहा था, जिसके बाद एरिस का फादर का एक हमला सीधा जाकर रित्सु को लगता है, जिस वजह से रित्सु भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और तभी एरिस का फादर बोलता है तुम्हारा टाइम काफी ज्यादा कम बचा है। जो सुनकर रित्सु एरिस का बातों को याद करने लग जाता है कि उसको उसकी जरूरत है, जो सोचकर वो एकदम से चेंज हो जाता है, जिसका रित्सु सीधा जाकर एरिस का फादर का अटैक को डॉज करता है और अचानक से रित्सु उसका पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और रित्सु का पीछे खिड़की था जिससे कि काफी ज्यादा सनलाइट आ रही थी, जिस वजह से एरिस का फादर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी अचानक से रित्सु एरिस के फादर के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पर एरिस का फादर भी उसका वार को रोक दिया था और इसी के साथ यहाँ पर टाइमिंग भी खत्म हो जाता है। और रित्सु का ये अटैक देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद एरिस का फादर रित्सु को विनर बताकर यहाँ से जाने लग जाता है। जो सुनकर रित्सु एरिस का फादर को थैंक्स बोलता है, जिसके बाद एरिस का फादर बताता है कि तुम सही थे, ये फ्यूचर में जाकर एक टॉप क्लास स्वॉर्डमैन बन सकता है और तुम्हारा एबिलिटी जिससे कि तुम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो वो काफी ज्यादा कमाल का है। और मैं पहले तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है तुम फ्यूचर में जाकर एक एम्पायर भी बन सकते हो। और दूसरे साइड सभी सोल्जर रित्सु की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रित्सु अपना पूरी तरीके से कपड़े चेंज कर लिया था और रित्सु का ड्रेस को देख के एरिस भी उसका काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, जिसका रित्सु बता रहा होता है अगर वो नहीं होता तो वो पढ़ के स्टेट में मर रहा होता और उसे नहीं पता वो उसका शुक्रिया अदा कैसे कर सकता है, लेकिन वो बताता है जब तक मेरा जान है मैं आपका हिफाजत करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में एरिस सभी को बता रहा होता है उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो लोगों का नेचुरल टैलेंट को स्टेटस के रूप में देख सकता है और वो इस स्किल को अप्रेजल बुलाता है। फिर वो कहता है मेरा डैड मानता है ये स्किल काफी ज्यादा काम का है और ये स्किल एक लॉर्ड के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर एरिस बोलता है जब कंट्री के बीच में लड़ाई होगा मैं इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके छुप जाऊंगा। फिर कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रित्सु सभी का हेल्प कर रहा था घर पे और रित्सु हर टाइम एरिस के साथ ही होता है और एक ट्विटर ने रित्सु को काफी ज्यादा नॉलेज दिया है, जिस वजह से रित्सु के इंजीनियरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो गया है। और इसी के साथ रित्सु को घर के लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। और तभी एरिस को सुनाई देता है कुछ मेल रित्सु के बारे में बात कर रहा होता है कि वो हैंडसम के साथ साथ काफी ज्यादा ताकतवर है। और तभी रित्सु एरिस के पास आकर उससे पूछता है चलो हम लोग आज लेसन करते हैं। नेक्स्ट सीन में रित्सु एरिस को पढ़ाई करवा रहा होता है जहाँ पर वो बता रहा होता है आखिरकार समरफोर्ड एम्पायर कैसे बना और जो एंसेल का किंग है वो पूरी कॉन्टिनेंट को संभालता है और ये सारा कुछ हालत करीब 200 साल पहले हुई थी। और तभी रित्सु कहता है अभी समरफोर्ड कॉन्टिनेंट का हालत काफी ज्यादा खराब है क्योंकि अभी जो किंग बना है वो बस 8 साल का बच्चा है और ज्यादातर पावर तो उसके रिटर्नर के पास ही है और वही सारा एटरिस को हैंडल करता है और एम्पायर का पूरी तरीके से कंट्रोल है, जिस वजह से हर जगह रिवोल्ट हो रहा है। और ये सारा कुछ जो कोई भी करता है गवर्नर सभी को लॉकअप में डाल देता है। जो सुन के एरिस बोलता
है भले ही लड़ाई छोटी हो, फादर को ऑलरेडी भेजा जा चुका है लड़ाई रुकवाने के लिए, और एक दिन कभी ना कभी लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी वजह से मेरे को टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर रेसू एरेस से पूछता है अगर बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी तो तुमको क्या लगता है कहाँ से स्टार्ट होगी? जिस उनके एरेस बोलता है इधर मिस्टर टॉबिनेस पे, क्योंकि वहाँ का जो गवर्नर है वो पूरी तरीके से बूढ़ा हो गया है और शायद कुछ सालों के अंदर वो मर जाएगा, और उसका 2 बेटा है, और नॉर्मली जो पहला बेटा होता है वही अगला गवर्नर बनता है, लेकिन उसका जो छोटा बेटा है वो ज्यादा कैपेबल है, और अगर करंट गवर्नर ने डिसीजन नहीं लिया तो फिर उन दोनों बेटे के बीच लड़ाई छिड़ जाएगी, क्योंकि वो दोनों ही चाहता है अगला गवर्नर बनना, और इस वजह से वार भी हो सकता है क्योंकि वो दोनों ही चाहता है अगला गवर्नर बनना। जिस उनके एरेस बोलता है ये तो काफी ज्यादा बुरा है, और अगर जंग छिड़ जाएगा तो डैड किसके साथ लेंगे? जिस पर रेसू कहता है उनके हिसाब से बड़े बेटे को गवर्नर बनना चाहिए, लेकिन उनकी डिसीजन थोड़ी माना जाएगा। जिस उनके एरेस बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि फादर डायरेक्ट गवर्नर को सर्व नहीं करता है। फिर आर्ट्स कहता है हर जगह डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, लैम्बोर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कनाडा के अंदर लाई करता है, और अभी लैम्बोर्ग में मेरा डैड काम कर रहा है, और अभी मैं चाहूँ तो मेरे को पहले से चीजें प्लान करनी होगी, क्योंकि अगर फादर हार जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और तभी रेसू कहता है ये हमारे लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगर मेजर कॉन्फ्रेंस में अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो दुनिया में लौट के लिए एडवांस होने में मदद मिल जाएगी। तो फिर चलो हम लोग और भी ज्यादा मेहनत करते हैं ताकतवर बनने के लिए, और आप चिंता मत कीजिए एरेस, मैं आपका ही साथ हूँ, और कुछ भी हो जाए मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, और इससे बेहतर तरीका है आपको सेफ रखने का, वो है सभी लोगों को रिक्रूट करके। जिस उनके एरेस बोलता है चलो हम लोग और भी लोगों को ढूंढने चलते हैं, और जब भी एरेस बाहर आता है उसके फादर तो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, जो देखकर एरेस बोलता है हाल फिलहाल में फादर काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें भी पता है कुछ होने वाला है। फिर वो अपने डैड के पास जाकर कहता है मैं कुछ नया लोगों को ढूंढने जा रहा हूँ। जिस उनके एरेस का फादर बोलता है मैं चाहता हूँ तुम ऐसे किसी को ढूंढो जिसको मैजिक भी आता है, क्योंकि बैटल में मैजिक काफी ज्यादा काम आता है, और उसका बात सुनकर रेसू भी एग्री करता है, और उसका ये बात सुनकर एरेस सोचता है अच्छा मैजिक, एक दिन मैं अपने फादर के कहने पर एक डिवाइस पहना था जिससे कि मैं थोड़ी बहुत मैजिक कर पाता था, लेकिन मेरी मैजिक तो काफी ज्यादा कमजोर था, जिस वजह से एरेस का फादर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर उस दिन से एरेस को कभी भी नहीं बोला मैजिक ट्राई करने के लिए। जिसके बाद एरेस और रेसू निकल जाता है नए लोगों को ढूंढने के लिए, जहाँ पर एरेस सोच रहा होता है मुझे काफी कमाल की मैच को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों टाउन में पहुंच जाता है जहाँ पर तो काफी सारा ही लोग होता है, जहाँ पर रेसू कहता है यहाँ का पॉपुलेशन 50,000 है, और उसका ये बात सुनकर एरेस काफी ज्यादा शॉक्ड होकर बोलता है यहाँ का पॉपुलेशन लैम्बोर्ग से काफी ज्यादा है। जो सुनकर रेसू कहता है ये सब इसलिए है क्योंकि ये कनाडा डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल है, और देखो सामने एक कैसल है, और वो कैसल के अंदर रूलर रहता है जो कि इस कैसल को रूल करता है, और यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा अमीर था, जो देखकर एरेस बोलता है मैं एक दिन ना एक दिन सभी को लैम्बोर्ग में ऐसी लाइफ देना चाहता हूँ। जिसके बाद एरेस अपना पावर का इस्तेमाल करके एक अच्छा पर्सन को ढूंढने लग जाता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसको ताकतवर पर्सन नहीं मिलता है। जिसके बाद एरेस सभी जगह पे जाकर ढूंढने लग जाता है, लेकिन तभी एरेस एक गली के पास रुकता है, जहाँ पर वो गली के अंदर थोड़ी सी गरीब लोग बैठा हुआ था, और ये सारा कुछ देखकर रेसू कहने लग जाता है जहाँ पर अमीर लोग होता है वहाँ पर गरीब लोग भी होता है, और ये सुनकर एरेस कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी रेसू को उसका बात समझ आ जाता है, जहाँ पर वो कहता है मुझे पता है आप क्या कहने वाले हो, मुझे ये बोलने में दुख हो रहा है लेकिन हम ये लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जो सुनकर एरेस बोलता है तुम सही कह रहे हो, मेरे पास इतना पावर नहीं है मैं ये लोगों को बचाऊं। पहले मैंने अमीर लोगों को देखा था जो देखकर मेरे को लगा था ये काफी कमाल का टाउन है, लेकिन अच्छा टाउन वो होता है जहाँ पर गरीब भी अपना जिंदगी अच्छे से बिता पाए, और मैं ऐसे ही एक दिन ना एक दिन डोमिन बनाना चाहता हूँ, और मेरे को पता है मैं अभी से काफी ज्यादा नाइव हूँ, लेकिन मैं होप करता हूँ मैं जो ताकतवर पर्सन को ढूंढ रहा हूँ मुझे सभी ये गरीब लोगों में से ही मिले। और उसका ये बात सुनकर रेसू काफी ज्यादा इम्प्रेस होकर कहता है मुझे आपकी सेवा करके काफी ज्यादा गर्व है। जो सुनकर एरेस बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम भी तो कमाल के हो, और उन दोनों का बातें पीछे से एक लड़की सुन रहा होता है, और ये सुनकर वो लड़की यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों इस टाउन के सबसे बड़े मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर एरेस देखता है यहाँ पर तो काफी ज्यादा टेस्टी खाना है, और तभी एक बंदा एरेस से पूछता है क्या तुम एक ड्रैगन को अपना पेट बनाना पसंद करोगे, और ये ड्रैगन का असली अंडे है जो कि बाहर से इम्पोर्ट किया गया है। और ये सुनकर एरेस एक्साइटेड हो जाता है कि इस दुनिया के अंदर ड्रैगन भी है। जिसके बाद एरेस बोलता है हाँ मुझे ये अंडे चाहिए, और दुकानदार जो पैसे मांग रहा होता है वो उसको देने वाला होता है, लेकिन तभी रेसू अपने तलवार उसको दिखाकर बोलने लग जाता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई, तुमको पता है तुम किसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, मेरे को पता है ये ड्रैगन का अंडे नकली है, और वैसे भी ड्रैगन के अंडे ऐसे टेम्परेचर पे नहीं रहती, और तुम्हारा ये छोटा दुकान के अंदर इतना सारा ड्रैगन के रियर अंडे कैसे हो सकता है, और तुमने लॉर्ड एरेस के साथ स्कैम करने के बारे में सोचा तो तुमको मरना चाहिए। और ये सुनकर तो वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है, और तभी एरेस रेसू को रोकते हुए कहता है मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ स्कैम कर रहा है, मैं ये अंडे परचेस नहीं करूंगा तो फिर तुम प्लीज रुक जाओ। और बाद में रेसू उससे माफी मांगता है, जिस सुनकर एरेस उसको माफ करके सोचने लग जाता है अगर मेरे साथ कोई फ्रॉड करने का कोशिश करेगा तो रेसू उसको मार ही डालेगा, जिस वजह से मेरे को संभाल कर रहना पड़ेगा नहीं तो रेसू के हाथे कोई मर जाएगा। जिसके बाद वो दोनों खाना खाने लग जाता है, और तभी एरेस एक कैंडी की दुकान में जाता है एक कैंडी परचेस करने के लिए, लेकिन तभी एरेस से कोई टकरा कर जल्दी जल्दी करके यहाँ से भागने लग जाता है, और तभी रेसू बोलता है वो लड़की ने आपका पर्स चोरी कर लिया, और उसका ये बात सुनकर एरेस बोलता है तो फिर मैं अब क्या करूँ। जिस सुनकर रेसू उसको उठाकर वो लड़की के पीछे जाने लग जाता है, और वो
लड़की काफी ज्यादा ही तेज भाग रहा था और भागने की वजह से वो लड़की के कपड़े भी नीचे गिर गया था। जिसके बाद वो लड़की दौड़ती हुए सीधा एक गली के अंदर चला जाती है और उसके पीछे पीछे रेसू और एरिस भी आ गया था। जहाँ पर वो लड़की भागते हुए 3 लोगों के पास जाता है, जहाँ पर एक बंदा उसको मारते हुए कहती है, तुम में तो काफी ज्यादा हिम्मत है, तुम हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। और उसका मुक्के की वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है। जहाँ पर वो बंदा बोलता है, ये लड़की ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। और ये सारा कुछ देख के तभी एरिस बोलता है, हे तुम रुक जाओ, आखिरकार तुम ये बेचारी लड़की को मार क्यों रहे हो। और ये सुनकर वो बंदा गुस्सा होकर बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो। और वो उसको मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम में रेसू आकर उसको बचा लेता है। जहाँ पर रेसू एक ही बारी में वो बंदे को नीचे गिरा देती है और एक एक करके रेसू सभी को हरा देता है। और उन लोगों का काफी बुरा हालत हो गया था, जिस वजह से वो दोनों यहाँ से भाग जाता है। और जाते जाते वो कह रहा होता है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। और तभी एरिस वो लड़की के ऊपर अपना पावर का इस्तेमाल करता है और वो उसका स्टेटस देखकर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लड़की पे मेज एबिलिटी एस रैंक की है। जहाँ पर एरिस कहता है, ये लड़की का नंबर तो काफी ज्यादा कमाल का है और ये लड़की मेरे फादर को भी टक्कर दे सकता है। और ये लड़की कॉम्बैट में तो अच्छा नहीं है, लेकिन इसके पास काफी खतरनाक मैजिक पावर है। जिसका रेसू वो लड़की के पास जाकर उससे पर्स मांगने लग जाती है। लेकिन तभी एरिस वो लड़की से पूछता है, क्या तुम मेरी रिटर्नर बनोगी। जो सुनकर रेसू काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है, ये तो चोर है। जो सुनकर एरिस बोलता है, लेकिन ये लड़की के पास काफी खतरनाक मैजिक पावर है और मैंने कभी भी ऐसे पर्सन को नहीं देखा है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है, तुमको सर्व करने से अच्छा मैं मर जाऊँ। जो सुनकर एरिस काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है, लेकिन क्यों। जो सुनकर वो लड़की कहती है, कुछ चीजें हैं जो कि मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन तभी एरिस बोलता है, लेकिन तुम्हारे पास तो काफी खतरनाक मैजिक का पावर है, क्या कोई तरीका है तुमको मनाने का जिससे कि तुम हमारा मदद करो। जो सुनकर वो लड़की कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने कभी भी मैजिक का इस्तेमाल ही नहीं किया। जो सुनकर एरिस कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास मैजिक का पावर है और अगर तुम पर्स चुराती हो तो तुम्हारा जिंदगी काफी ज्यादा हार्ड है। और अगर तुम मेरी रिटर्नर बनोगी, तुमको सैलरी भी मिलेगा और इसके साथ काफी ज्यादा खाना भी मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तो प्लीज हम लोग को ज्वाइन करो। जो सुनकर वो लड़की कहती है, मुझे लगता है तुम एक नोबेल की बिगड़े हुए बच्चे हो और नोबेल को किसने हक दिया है दूसरे लोगों को नीच दिखाने का। और तुम एक नोबेल हो जिसलिए तुम एक लग्जरी लाइफ जीते हो और मेरा कोई भी इच्छा नहीं है तुम लोगों के टूल बनने के लिए जो कि तुम लोगों का हिफाजत करे, और तुम भी मुझे नीचा दिखा रहे हो। जो सुनकर एरिस बोलता है, मैं दूसरों की तरह नीचा दिखाने वाला नोबेल में से नहीं हूँ और मैं एक दिन ऐसी टाउन बनाना चाहता हूँ जहाँ पर सभी अच्छे से जिंदगी बिता पाए। जो सुनकर वो लड़की कहती है, आखिरकार ये दिन कब आएगा। और तुम हमेशा से लग्जरी लाइफ जिए हो, तुम हम लोगों को कभी भी नहीं समझोगे कि कैसे हम लोग एक गली में बिताते हैं, चाहे ठंडी गर्मी या फिर बारिश हो। और हम लोगों को ये भी पता नहीं होता हम लोगों का अगला खाना कब मिलेगा और हम लोग किसी दिन का अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा रिटर्नर बन जाऊँ जिससे कि तुम दिखा पाओ तुम कितना ज्यादा ग्रेट हो। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। और ये सुनकर एरिस के बोलती बंद हो जाती है और तभी रेसू उसके पास आकर कहता है, मुझे पता है तुम सफर कर रही हो, लेकिन तुमको एरिस का पर्स रिटर्न करना पड़ेगा। जो सुनकर वो लड़की कहती है, ये लो, और वैसे भी तुम मेरा जान बचाई हो तो हिसाब बराबर होता है। और तभी एरिस वो लड़की के हाथों पर कुछ निशान देखता है, जो देखकर वो उससे पूछता है, आखिरकार वो 3 लोग कौन थे। जो सुनकर वो लड़की कहती है, वो तीनों स्लेव ट्रेडर के नौकर थे और मैं एक दिन एक नोबेल की दुकान में चोरी करने के लिए गया था, जिस वजह से वो नोबेल मेरे को बेच दिया और मैंने जैसे तैसे करके वो स्लेव ट्रेडर को पैसे दे दी, लेकिन उनका नौकर मेरे पीछे पड़ गया और मुझे पता है वो मेरे पीछे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं उन लोगों को ढेर सारा पैसा जो दे सकता हूँ और इसी के साथ मैं काफी ज्यादा खूबसूरत भी हूँ। जो सुनकर एरिस और रेसू काफी ज्यादा अजीब फेस बनाता है, जहाँ पर वो दोनों सोचने लग जाता है, क्या सच में ये लड़की खूबसूरत है। फिर एरिस पूछता है, तुम तो वहाँ से भाग गई थी, लेकिन तुम अभी भी इस टाउन पे क्या कर रहे हो और तुम्हें तो दूर भाग जाना चाहिए। जो सुनकर वो लड़की कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर काफी सारा बच्चे वो लड़की को घेर कर कहने लग जाती है, मुझे काफी भूख लग रही है, आखिरकार तुम 2 दिन से कहाँ पर भाग गए थे। और ये सारा कुछ देखकर एरिस सोचने लग जाता है, आखिरकार ये सारा बच्चे कौन है। और तभी वो लड़की कहने लग जाती है, ये सभी मेरी तरह ही अनाथ बच्चे हैं और ये सभी अनाथ बच्चा है जिस वजह से ये सब भी मेरी तरह गलियों में सोता है और मैं ये सभी को यहाँ पर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। जो सुनकर एरिस कहती है, ठीक है मैं तुमको मनाने की कोशिश नहीं करूंगा। जिसके बाद एरिस रेसू से अपना पर्स लेकर कहता है, तो फिर ये लो, तुम मेरा पर्स ले लो। जो सुनकर वो लड़की कहता है कि ये पर्स तुम अपने खुद से मन से दे रहे हो, तो तुम ये मत सोचना मैं ये पर्स तुमको रिटर्न कर दूंगी। और ये कहकर वो लड़की वो पर्स ले लेता है। जो सुनकर एरिस बोलता है, कोई बात नहीं तुम ले लो। जो सुनकर वो लड़की अपना नाम साइलेंट बताकर यहाँ से जाने लग जाती है और ये देखकर एरिस भी सभी को बाय करते हुए बोलता है, मैं चाहकर भी साइलेंट से ये बच्चे को अलग नहीं कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में एरिस एक जगह पर बैठा हुआ था, जो देखकर रेसू कहता है, आपको अंदर आ जाना चाहिए क्योंकि बाहर पे काफी ज्यादा ठंड है। और यहाँ पर एरिस तो थोड़ी सी सैड था, जो देखकर रेसू कहता है, मेरी भी हालत साइलेंट के जैसा थी, जिस वजह से मैं समझ सकता हूँ आखिरकार वो कैसा फील कर रहा है। और ये दुनिया गरीब लोगों के लिए दयालु नहीं है और मेरे को लगता है पहले नोबेल ने उससे काफी ज्यादा बुरा ट्रीट किया होगा और इसी वजह से साइलेंट नोबेल को हेट करता है। और मुझे पता है आप बिल्कुल भी वो सारा नोबेल के जैसा नहीं हो। जो सुनकर एरिस बोलता है, मैं उस टाइम पे नोबेल होने का दिखावा कर रहा था, इसी वजह से साइलेंट मेरे से गुस्सा होगी, लेकिन मैं सच में एक अच्छा सिटी बनाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने ये सारा कुछ करने से पहले ज्यादा नहीं सोचा और साइलेंट ने जो कुछ भी कहा वो सही था। और तभी एरिस वही बच्चे को देखता है जहाँ पर वो तीनों साइलेंट का नाम लेकर दौड़ रहा होता है और उन्हें देखकर एरिस और रेसू उसके पास जाकर पूछता है, आखिरकार क्या हुआ। और वो बच्चे भी उन लोगों को
पहचान जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि उन लोग ने साइलेंट को ले गया। नेक्स्ट सीन में वही 3 बंदे को दिखाया जाता है जो कि साइलेंट को उठाकर ले जा रहा होता है। और यहाँ पर इसी के साथ ये वाला एनिमे का पार्ट 2 खत्म होता है। और मेरे को पता है आप लोग पार्ट 3 का काफी ज्यादा डिमांड करेंगे, और इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ ये एनिमे ऑन गोइंग है और इसका एपिसोड हफ्ते में एक बार आता है। और जब भी अगला एपिसोड आएगा मैं रिकैप करके इस चैनल में डाल दूंगा। और इसी के साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।